नमस्कार साथियों। भारत के अंदर एना सेबेस्टियन, जो कि पुणे के महाराष्ट्र में अर्न्स्ट एंड यंग जैसी कंपनी में काम करती थी, पैसे से प्रोफेशन में वो सीए थी, उसके वर्क प्रेशर ने उसकी जान ले ली। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मौत बहुराष्ट्रीय कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग में नौकरी करने के 4 महीने बाद ही हुई। क्या एक नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि वो किसी की जान ले ले? Anna Sebastian Perial's death is concerned. We are getting you some breaking news on the story. A 26-year-old Anna Sebastian Perial tragically died in Pune in what appears to be a death due to toxic work environment. उसकी जान जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक भयंकर बहस छिड़ गई और ना जाने कितने प्रकार के मैनेजर्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डलने लग गई। लोग कहने लगे कि भारत के अंदर टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया है। टॉक्सिक वर्क कल्चर के नाम पर भारत के तमाम प्रकार के लोग बाहर निकलकर अपनी राय देना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, न्यूज चैनल्स हो, जहां देखो वहीं पर टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया है। और तो और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे जिसमें कोई बॉस अपने कर्मचारी से कह रहा है कि तेरा मरना ही केवल तेरी एक्सक्यूज हो सकता है। और एक खबर निकल कर आती है कि एक मैडम जो जॉब कर रही थी, वर्क प्रेशर के चलते टेबल पर ही उनकी जान चली गई। एक साथ जैसे मान के चलो कि न्यूज की बाढ़ सी आ गई। हर आदमी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लग निकल पड़ा है। जब बात ऐसी हो तो ऐसे में उन लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर लाया गया जिनके कारण वर्क कल्चर टॉक्सिक हुआ होगा। और ऐसे में ढूंढ के लाया गया नारायण मूर्ति साहब को, जिन्होंने कभी कह दिया था कि भारत को अगर अमेरिका के बराबर होना है या विकसित राष्ट्र बनना है तो 70 घंटे हमें काम करना पड़ेगा। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ढूंढ कर लाया गया भाविश अग्रवाल को, जो कह रहे हैं कि मैं तो 16-17 घंटे काम करता हूं। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You are Sudha Murthy's dream, यार। जिंदल साहब को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नारायण मूर्ति साहब का समर्थन करता हूं। तमाम उन लोगों को जिन्होंने वर्क के नाम पर ज्यादा घंटे काम करने को एंडोर्स किया है, उनको ढूंढ ढूंढ कर लाया गया कि देखो तुम्हारे ज्यादा घंटे काम कराने के चलते इन लोगों की जान चली गई है। ठीक है, भारत के अंदर एक बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे देश में अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो एक्सीडेंट होने के बाद में मरने वाले को या घायल व्यक्ति को बचाने के साथ जो दूसरी क्यूरोसिटी जागती है ना, वो कारण ये होता है कि हुआ कैसे। हमारी जो भीड़ वहां इकट्ठी होती है, वो उस बच्चे को बचाने के बाद या फिर उस घायल व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसकी सेवा करने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल पूछती है वो यही होता है, हुआ कैसे। कारण खोजती है, और कारण वो असल में उसकी सिंपैथी में नहीं खोजती है, वो इसलिए खोजती है कि अब ये मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि मुझे इस कारण का पता चल गया, कारण पता चल गया तो मैं बच जाऊंगा। तो भाई साहब, जब आपकी ये थॉट है तो टॉक्सिक वर्क कल्चर के कारण में तुरंत कारण खोजा गया और बहुत आसानी से 2 बड़े कारण निकाल दिए गए कि देखो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ज्यादा घंटे काम करा रहे हैं, नंबर 1 कारण। और दूसरा बड़ा कारण निकाल दिया गया भारत की तुलना विकसित राष्ट्रों से करके कि देखो वहां पर 40 घंटे काम अधिकतम करवाया जाता है, वहां पर हफ्ते में 4 दिन तक का काम कराने की बातें चल रही हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट जैसी चीजें विदेशों में आ गई हैं, हमारे देश 70 घंटे काम करने की पैरवी की जा रही है। लो जी साहब, कारण पता चल गया, केस ओपन एंड शट था और तुरंत निकल कर आता है कि देखो भारत में क्या हो रहा है। सर, ये इतना आसान कारण नहीं है। अगर आपको इसका वाकई में कारण जानना है तो आज आपको यह सेशन पूरा विस्तार से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको आत्मविश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। ये ओपन एंड शट मामला तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने भारत के अंदर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में 2 बड़ी फिल्में देखी हैं। एक का नाम दंगल है और एक का नाम 3 इडियट है, जहां पर किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम आमिर खान है। दो अलग प्रकार के वो किरदार निभा रहे हैं। दंगल में जहां वो एक ऐसे पहलवान का किरदार निभा रहे हैं जो खुद काबिल नहीं हो पाया या फिर वो खुद पदक वो प्राप्त नहीं कर पाया जो अपने संतानों से चाहता है। वहीं दूसरी ओर एक और आमिर खान है जो लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप सफलता के पीछे मत भागो, आप नॉलेज के पीछे भागो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। 2 आमिर खान दोनों जगह अलग अलग नोशन सेट करते हैं। चलिए पहले वाले की आज बात करते हैं। दंगल वाले आमिर खान में बने जो पहलवान बने हुए पहलवान फोगाट साहब हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो अपने जीवन काल में वो कार्य नहीं कर पाए जो चाहते थे। इसलिए उन्हें अपनी अपेक्षाएं लादने का मन किया अपने होने वाली संतानों से। साहब का विवाह होता है,
पहलवानी के गुर अपने बेटे को सिखाएंगे, इस सपने के साथ बच्चे प्लान करते हैं। बेटा नहीं पैदा होता तो परेशान होते हैं, बेटी पैदा होती है, दूसरी बेटी पैदा होती है, इसलिए बेटियां पैदा की जा रही हैं कि एक दिन बेटा पैदा होगा, इस चाह में कि फोगाट साहब का सपना पूरा होगा कि साहब एक दिन बेटे को पहलवानी सिखाऊंगा, जो मैं नहीं कर पाया वो बेटे को कराऊंगा। दैट मीन्स आपकी जो असफलता है वो आने वाले बच्चे के सिर पर पहले ही मढ़ दी गई है कि बेटा मैं ना कर पाया वो तुम करना, मैं आईएएस नहीं बन पाया तुम बनना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तुम बनना, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तुम बनना। मतलब हम पैदा नहीं हुए उससे पहले माँ बाप ने हमारे ऊपर अपने सपने लाद दिए। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। हालांकि हमारे देश में तालियां बजाकर स्वागत किया गया कि देखो एक बाप ने उस लड़की को जिसको पहलवानी नहीं खेलनी थी उसको पहलवानी कराई और बकायदा उसको मेडल दिलवा दिए। बताइए हमारे देश में छोरियां छोरों से कम है कि? और उठाकर इस मामले को ला दिया गया जेंडर इक्वालिटी में। हमने भी तालियां बजाई, वाह साहब वाह, मजा आ गया, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, बेटे और बेटी की समानता की बातें हो रही हैं। अरे साहब आप बेटे बेटी की समानता तो खोज लिए, ना जाने कितने बाप उस मूवी को देखकर अपने बच्चों को पहलवानी में उतार दिए, क्या इस पर विचार किया? या ना जाने कितने बापों ने अपने उस कृत्य को सही ठहरा दिया जिसमें वो बच्चों के ऊपर अपेक्षाओं के पहाड़ लाद देते हैं। अगर आपको यह बात अब तक समझ नहीं आई है तो इसका एक बहुत बड़ा नमूना देखिए। आज जब आप कोटा के अंदर सुसाइड करते हुए बच्चों की न्यूज सुनते हैं तो बड़े चिंतित होते हैं कि ये बच्चे आते कहां से हैं। अरे छोड़िए, उन पर विचार करने से पहले सोचिए कि उनको मारने वाले कहां से आते हैं। आपको आसान आंसर दिखाई देता है कि कोचिंग वाले बहुत पढ़ाते हैं या फिर सरकार ने कंपटीशन बहुत टफ कर दिए। भाई साहब क्या आप अपने ऊपर आत्मविश्लेषण करेंगे कि आपने गधे, घोड़े, खच्चर, हाथी, लंगूर, खरगोश इन सब की रेस में क्राइटेरिया ही एक रख रखा है कि सफलता का मतलब है जो टॉप करेगा वही विनर होगा। साहब कभी क्या आपने ये विचार किया है कि दौड़ना ही एक क्राइटेरिया जीवन में सफलता का नहीं हो सकता? हो सकता है हाथी की नेचर हो कि वो पेड़ तोड़ना जानता हो, तो बंदर की नेचर ये हो कि वो पेड़ चढ़ना जानता हो। आपने सफलता का आधार दौड़ना बना दिया, और जब दौड़ना आपकी सफलता का आधार है तो हर बच्चा दौड़कर ही अपने आप को सही सिद्ध करेगा। यही अगर एक क्राइटेरिया है तो फिर समानता की बात कहां से होगी जनाब? ऐसे में आपने अपने बच्चे के लिए रख दिया कि बेटा सुनो, आईआईटी जाओगे, डॉक्टर बनोगे तो जीवन सेट हो जाएगा। यही हमने सीखा है, जो हम ना कर पाए वो तुमको कराएंगे। यही कारण है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में तुम्हें एनुअल फंक्शन पर अंग्रेजी गानों पर नाचता देखेंगे और खुश होंगे कि हम अंग्रेजी नहीं जानते थे, अपनी संतानों को सिखा दिए। देखिए कितनी बढ़िया बात है। स्कूल वाले भी समझ गए हैं कि बच्चों को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को संतुष्ट कर दो, क्योंकि फीस तो माँ बाप से लेनी है। माँ बाप को खुश कर दो कि देखो आपका बच्चा अंग्रेजी गाने पे डांस करता है, अंग्रेजी बोलता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से दिन की शुरुआत करता है। आपके संस्कार गए भाड़ में, आपको वो करके दिखाता है जो अंग्रेज करते हैं। हमारे दिमाग में गुलामी की मानसिकताएं इतनी हावी हैं कि हमें अंग्रेजी और अंग्रेजी बोलते बच्चे अपने से ज्यादा अच्छे लगते हैं, और हम इस बात के लिए स्कूल को बढ़िया सी रकम चुकाकर तालियां बजाते हैं। आप कहेंगे सर आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। सर अगर आप अपने इस बात को इस तरह समझ रहे हैं कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर पा रहा या आप इससे आहत हो रहे हैं, इसका मतलब आप अभी तक सही हैं। आप आहत हो रहे हैं दैट मींस आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो लोग सुर्खियां बनती है ना, जिनके बच्चे काम पर गए थे वहां मौत को प्यारे हो गए, तैयारी करने गए वहां मौत को प्यारे हो गए, वहां पर तमाम प्रकार के कारकों में जितना आसानी से आपने ये खोज लिया कि सरकार ने इतने कॉलेज क्यों नहीं बनाए जितने बच्चों को हमारे कॉलेज में जाने की जरूरत है। या फिर कुछ लोगों के ये कहना कि कोचिंग वाले बहुत पढ़ाते हैं। सर कोचिंग वाले आपके बच्चे को घर लेने नहीं जाते, आपने तय किया था बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भारत के अंदर एक दिन में 67,000 से जन्म लेते हैं। मिलियंस में साल भर के अंदर भारत में बच्चे पैदा होते हैं। लगभग 1/5 दुनिया की आबादी भारत के अंदर पैदा हो रही है। ऐसे में साहब आपको अपने बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदाइशी मिलेगा, क्योंकि आप जैसे ही लोगों से देश भरा पड़ा है। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम खुशी बजाते हैं ना कि हम लोग बहुत कामयाब हो गए हैं, असल में वो हमारे ही जैसे कामगार हैं जो हमसे आगे बच्चों को बढ़ते हुए इसलिए देखना चाहते हैं कि बेटा हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था लेकिन तुमको हम स्ट्रगल नहीं होने देंगे, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि आईआईटी में चले जाना। आईआईटी नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं यार, डॉक्टर बन जाना, डॉक्टर नहीं तो सीए बन जाना, सीए नहीं बनो तो डीयू जैसे जेएनयू जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लेना, बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। मैं आपको केवल कारण खुजवा रहा हूं, कारण को केवल 2 + 2 = 4 कहकर खत्म मत करिए। कारण बड़े महान होते जा रहे हैं। आपका बच्चा आईआईटी और मेडिकल के अंदर चला गया, वहां जाकर सफलता प्राप्त कर लिया, समझ में आया। लेकिन जनाब अगर आपका बच्चा वहां नहीं गया तो उसके जीवन भर यह मलाल उसके साथ एक फेलियर के साथ जुड़ जाता है। काश मेरा सिलेक्शन हो गया होता, ना जाने मैं क्या बन गया होता। क्या आपने विचार किया है कि आपकी वही अपेक्षाएं आपके बच्चे को कितना तंग करती हैं? जीवन भर के लिए वो अपने ऊपर फेलियर का टैग लेके घूमता है। वो अपने अंदर यह विश्वास ही पैदा नहीं कर पाता कि यार मैं तो बंदर था, यार मैं तो हाथी था, यार मेरे अंदर टैलेंट कुछ और था, मैं
पेड़ चढ़ना जानता था, दौड़ना नहीं जानता था। मेरे अंदर की स्किल कुछ और थी, लेकिन इस समाज ने मेरी तुलना उन लोगों के साथ कर दी और वही उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी पहचान बन जाता है। वो जीता तो है, लेकिन उसके जीने की इच्छा ना जाने कितने पेरेंट्स ने और समाज ने पहले ही छीन ली होती है। आगे बढ़ते हैं। जिन्हें आपने आईआईटी भेज दिया, जिन्हें आपने मेडिकल कॉलेज भेज दिया, उनका भी जान लीजिएगा। हाल ही में एक सुर्खी बड़ी वायरल हुई, टॉपर जो नीट के थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। 25-year-old medical student Dr. Navdeep Singh, who topped NEET in 2017, was found dead on Sunday morning. On Sunday, a PhD scholar died by suicide. He was 32 years old and he was from the state of West Bengal. आईआईटी की सुर्खियां आम हैं। आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों में ऐसी साल भर साल खबरें निकल जाती हैं, वो वहां जाकर सुसाइड कर लिए। जरा बताइए, आपने इतनी भागदौड़ करा के डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वो वहां जाकर के मर गया। कारण खोजने निकले तो पता चला कि सर वो वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाया। कॉलेज ने प्रेशर कुकर बनाकर रखा था, वो मैनेज नहीं कर पाया। अच्छा, मतलब करोड़ों की भीड़ में जब वो बैठा, उसको टॉप कर गया, वो मैनेज कर गया था, लेकिन कॉलेज में जहां 100-500 बच्चे उसके क्लास के थे, उनके बीच में वो मैनेज नहीं कर पाया। अरे सर, उसको हो सकता है कि आपने अभी तक इमोशनल ट्रेनिंग ना दी हो सकता है कि आपने उसको अपना दर्द बयां करने की ना सीख दी हो, आपने तो उसे भेज दिया लेकिन उसका इंटरेस्ट ना जाना हो। आज उसके दिमाग पर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया है कि वो टॉपर होते हुए भी अपने इमोशंस को, हो सकता है हार्मोनल्स उसके अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हों, ऐसी चीजें उसके जीवन में आ रही हों कि वो अपनी बातों को ना कह पा रहा हो, आज उसके इंटरेस्ट के विरुद्ध कुछ हो रहा हो। और तो और आईआईटी जाने के बाद उसे पता चला हो कि गांव में तो डंका बजा था कि आईआईटी से निकलूंगा तो करोड़ों का पैकेज निकलेगा। जरा इन न्यूज खबरों पर जरा गौर करिए, जहां पर दिखाया यह जा रहा है कि आईआईटी गए थे, प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, आईआईटी में इतने % लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब वो घर जाएगा तो किस मुंह से जाएगा, क्या दिखाएगा? आईआईटी में बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। और तो और आप लोगों ने 10 पॉइंटर होने की खबर तो सुनी ही नहीं है, क्योंकि आईआईटी के अंदर जो करोड़ों पैकेज देने वाली कंपनियां हैं, उनके बकायदा ब्रैकेट्स बने हुए हैं। 8 सीजीपीए अप्लाई करने के लिए जरूरी है, 10 सीजीपीए वाले को हम अपनी तरफ प्रेफरेंस देते हैं। अरे चेतन भगत जैसे कुछ ही होते हैं जो 5 पॉइंट समवन के बाद भी पूरी दुनिया में पूछे जाते हैं। अदरवाइज उन लोगों की अलग ही जमात वहां बना दी जाती है कि भैया तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो बताइए, वो व्यक्ति जब घर जाएगा तो किस मुंह से जाएगा? यह समाज जिसने अपेक्षाओं का इतना बड़ा बंडल उठा के सिर पर बिठा दिया कि बेटा आईआईटी गए हो तो करोड़पति बना देना, तुरंत निकलते ही वो देख रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही तो घर जाके क्या करूंगा, चलो बाहर जाकर दुनिया में कहीं से पढ़ाई कर लेता हूं, और अगर पढ़ाई नहीं कर पाया तो चलो कोई बात नहीं, रास्ता कौन सा अच्छा है। क्योंकि इस समाज ने उसे नहीं सिखाया कि तेरा टैलेंट नौकरी करना ही नहीं है। तू अगर यहां रहेगा तो इस दुनिया में ना जाने कितने परिवर्तन कर सकता है, तू इस पर्यावरण को सुधार सकता है, तू समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियों को मिटा सकता है। उस बच्चे की जरूरत समाज ने उसे रियलाइज ही नहीं कराई। समाज ने उसे रियलाइज कराया तो क्या? पैकेज पैकेज पैकेज। पैकेज से याद आया, आपको पता है आज जितने भी प्रकार के पैकेजेस हैं, अगर उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए ना, सबसे बढ़िया नौकरी किसको मिल रही है, तो पता चलता है कि अगर आप फाइनेंशियल जॉब्स में जा गए हैं, बैंकर की नौकरी कर रहे हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया पैकेज पाएंगे। आईआईटीज की विडंबना देखिए, सिविल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल जैसे कोर फील्ड में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे पैकेज नहीं पाते। अपने फील्ड के अंदर वो अप्लाई करने से हिचकते हैं, क्योंकि घर जाके क्या जवाब देंगे? कोर फील्ड तो जॉब नहीं दे रहा है, जॉब दे रहा है तो पैसे ज्यादा नहीं दे रहा है। बापू ने तो अपेक्षा लगा रखी है कि शुरुआत 1 करोड़ से होगी। 1 करोड़ देने वाली कंपनी कोई फाइनेंशियल कंपनी होगी जो कि एडवाइजर का जॉब पे देगी। तो ऐसे में आपका टैलेंट कुछ है, डिमांड कुछ है, और बच्चे ऐसे में उस कंपनी में पहुंच जाते हैं जिसकी उसने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की तो फिर क्या करते हैं? वहां जाकर फिर वो एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग में एंट्री करते हैं। अधिकांश बच्चे आप उठाकर देखें तो चाहे कोई सी भी प्रकार की जॉब में गए हों, वो पढ़कर कुछ और आते हैं, नौकरी कुछ और करने आते हैं। ऐसे में उनके ऊपर बनने वाला जो प्रेशर कुकर है वो फटता है। वो अपने इमोशंस में आपके बोझे को अपनी हैबिट मान लेता है और उसे लगता है कि इसका केवल एक ही समाधान है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब। अब आपका वही बच्चा जो आपने कॉलेज से निकाल कर नौकरी में भेज दिया। मैं तो अभी टॉपर्स की बात कर रहा हूं, फेलियर्स की तो बातें ही नहीं हुई। आप में से अधिकांश लोग वो हैं जो आईआईटी नहीं गए, डॉक्टर नहीं बने, सीए नहीं बने, उसके बावजूद भी आप उन सफल लोगों की कहानी सुन लो एक बार, जो आपकी नजर में सफल हैं। एक बार उनकी सुन लो, उसके बाद मैं उनकी भी बात कर ही लूंगा, क्योंकि उनके लिए समाज ने बात करना उचित नहीं समझा।
अब आ गया वो नौकरी में आ गया तो यहां पर आते ही उसको अंग्रेजी पढ़ा के भेजा गया था, अच्छे कॉलेज से पढ़ाकर भेजा गया था। उसको बताया गया कि तुम्हारा जन्म तो भारत में हुआ है, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्दी ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ब्रिटेन को हम पछाड़ चुके हैं, अमेरिका जल्दी ही बन जाएंगे, चाइना को यूं कर देंगे। हमारे इन सपनों में हमें एक ख्याली पुलाव खिला दिया जाता है जिसमें हमको यह बताना भुला दिया जाता है कि इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंची हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई क्या है उसको समझ लीजिए कि हमारे देश में 145 करोड़ आबादी निवास करती है, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पर व्यक्ति जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2,500 के आसपास है, जहां अमेरिका $88,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय पर चल रहा है। 71 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वहां की इनकम है। हमारे देश के अंदर $2,500 के आसपास हम लोग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास हमारा सर्वाइवल चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह निकल कर आता है साथियों कि आपका अपना इनकम और अमेरिकन्स का इनकम, आपका जो कंपैरिजन है वो शुरू हुआ है दोनों देश के नागरिकों के बीच में। हमारे यहां पर जब भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात आती है या टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात आती है तो बुद्धिजीवी निकल कर आते हैं, ज्ञान देने लगते हैं कि वहां 40 घंटे काम होता है और हमारे यहां 70 घंटे की डिमांड की जाती है। मैं केवल एक बेसिक सा सवाल पूछता हूं यार, आप उसका जवाब दे दोगे तो मैं सही समझ जाऊंगा। अगर 2 बच्चे हैं, जब पढ़ना शुरू किए थे उस समय पर एक बच्चे को पूरी मैथ आती थी और एक बच्चा जो बिगिनर लेवल पर काउंटिंग सीख रहा था, क्या टीचर ने यह कहा कि मैं जो मैथ जानता है उसे होल्ड करा देता हूं और आपके बच्चे को वहां तक आने का इंतजार कराता हूं, फिर बराबर आ जाएंगे तब आगे लेके चलूंगा? नहीं, टीचर कहता था कि यह बच्चा तो टैलेंटेड है क्योंकि इसको पहले से पढ़ाकर भेजा गया है, अब मैं आपके बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, ये एक्स्ट्रा क्लासेस यूज करके उस बच्चे के बराबर आएगा तब जाके आगे बढ़ेगा। अब तक पढ़ाई में आपने यही सीखा है। भारत जिस दौर में फिलहाल चल रहा है, अगर हम अमेरिका की बराबरी करना चाहते हैं तो वर्ल्ड बैंक की ये लाइन सुन लीजिए। India is not quite there yet. The government right now is targeting around 7% for growth. China and India will surpass the U.S. as the world's most powerful economy. The study looked at each country's purchasing power and gross domestic product. अमेरिकन्स की कुल कमाई का या फिर ये कहिए अमेरिका में जो पर कैपिटा इनकम है उसका 1/4 भी प्रति व्यक्ति आय भारत को पहुंचने में 75 साल लगेंगे। जिस तरह से हम चल रहे हैं, ये जो उठा के कंपैरिजन कर देते हैं ना कि अमेरिका में तो 40 घंटे काम होता है, इंडिया में 70 घंटे की डिमांड होती है। 70 घंटे की नहीं होती है साहब, डिमांड इस बात की है कि अगर वाकई में अमेरिका बनना चाहते हो तो पहले यह समझो कि हम लोग वाकई में उनसे बहुत पीछे हैं, आने के लिए बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, दौड़ेंगे तब जाके बराबर आएंगे। और रही बात इसकी कि नहीं साहब, उनको ये सब बातें पहले से पता थी, वो तो 40 घंटे ही काम करके खबर बड़ी चीज बने थे। आपको एहसास दिला देता हूं, आज भारत जिस मेक इन इंडिया के नाम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात सोचता है ना, वो बात उन्होंने सन 1700 में सोच ली थी। 1765-1777 उनका वो दौर था जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड में आ गया था। आज से 200-250 साल पहले उन्होंने लोगों से काम कराना सीख लिया था। जिस मेक इन इंडिया पर हम चल रहे हैं, उन्होंने ना जाने कितने दिन पहले मेक इन यूके, मेक इन यूएस कर लिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड में हुए लोगों के काम और उस काम से पैदा हुए वर्ग विभाजन का ही परिणाम है कि दुनिया में मार्क्स की थ्योरी ने जन्म लिया, साम्यवाद का जन्म हुआ। अमेरिका जैसे देश में 12-12 घंटे काम करना, कामगारों का हड़ताल करना, यही सबसे बड़ा कारण था साम्यवाद के उदय का। अदरवाइज वर्ग संघर्ष पैदा ही ना होता तो यह सारी थ्योरी पैदा नहीं होती। अमेरिका ही जननी है असल मायने में पूंजीवाद और साम्यवाद की। क्यों? अमेरिका से मेरा मतलब है वेस्टर्न वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर लोगों ने फैक्ट्री से खूब पैसा कमाया और सस्ते लेबर्स अपने उपनिवेशों से, कॉलोनियों से हवाई भर भर के जहाजों में ले जाए गए और वहां जाकर के उनसे अमानवीय तरीके से लेबर बनाकर, ना केवल लेबर बनाकर बल्कि बंधुआ मजदूर बनाकर के उन्हें गुलाम बनाकर काम कराया गया। जिसके कोई वर्क एथिक्स नहीं थे, उठा उठा करके लेबर फोर्स के रूप में काम कराया। मजदूरों की हुई क्रांति नहीं, कहीं ना कहीं साम्यवाद को जन्म दिया, जब मजदूरों को यह बताया गया कि ये बड़ी उद्योग धंधे जो बने हैं ये तुम्हारे दम पर बने हैं। तभी जाकर स्पष्ट विभाजन हुआ कि नहीं अमीरों, तुम्हारी अमीरी हमारे कारण है और यही कारण साम्यवाद के जन्म का बड़ा बनता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड के विकसित राष्ट्रों से कंपैरिजन करें तो अपने अंदर यह थॉट भी बिठा लें कि हम लोग पैदाइशी अमीर नहीं हैं, हम पैदाइशी विकसित नहीं हैं, हमें बनने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में बड़ा सवाल आएगा, इसका मतलब आप समर्थक हैं इस बात के कि हम सबको तेज ज्यादा काम करना चाहिए, यानी आप जैसे लोग ही हैं जो चाहते हैं कि वर्क फोर्स से ज्यादा काम कराया जाए। टॉक्सिसिटी आपके दिमाग में है सर, आप जैसे लोग ही हैं जिन्होंने इस समाज में इतनी ज्यादा मतलब स्ट्रेस लोगों के दिमाग में काम की दी हुई है। जनाब सुन लीजिए, आप मुझे जज करें, यह आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन आप भारत को एज ए इंडिपेंडेंट इंडियन जज करें
करें तो यह आपके लिए और इस पूरे देश के लिए अच्छा होगा। कुछ फैक्ट्स और जान लीजिए। भारत के बारे में जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी का मिथ पाल रखा है ना, प्रति व्यक्ति आय के नाम पर हम 143वें नंबर पर आते हैं। जिस अमेरिका से आपका कंपैरिजन चल रहा है उसके तुलना में तो हम बहुत पीछे हैं। और एक बात बता देता हूं, हमारे देश के अंदर जो टॉप 1% लोग हैं ना, वो 55% इंडिया की टोटल वेल्थ का अपने पास रखते हैं। हमारे देश के टॉप 10% 77% वेल्थ भारत की रखते हैं। हमारी आधी आबादी मात्र 5% के आसपास ही इंडिया की वेल्थ रखती है। लगभग 23 मिलियन से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से आज भी नीचे हैं, लेकिन उन्हें इंडियन होने का फक्र उड़ाया जाता है कि सुनो बेटा, गर्व करो कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं। वो गर्व नहीं कर पाता, उसको नहीं समझ में आता कि वो किससे कहे कि उसकी खुद की हालत बहुत खराब है। ये जो गिनी कोएफिशिएंट बढ़ा हुआ है ना, हमारे देश के अंदर अमीरी गरीबी का जो अंतर बढ़ा हुआ है ना, इस अमीरी गरीबी के अंतर ने हमारे समाज में 2 तरह के लोग पैदा कर दिए। भारत की 1% आबादी के पास देश की 40% दौलत है। इससे देश में आर्थिक असमानता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। We'll tell you about a society that's still deeply divided. According to the World Bank, the GDP per capita in India rose to $2,400. एक वो जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं और एक वो जिन्हें उन जैसा बनना है। उन जैसों को बनने के लिए या तो उनकी लाइन छोटी होनी होगी या आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। दिस इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हां, हो सकता है कि इसको कराने में आपको अपने नियम कानून साफ स्पष्ट रखने हो। तो साहब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के अंदर एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर की लड़ाई इन दिनों बढ़िया चल रही है। कह रहे हैं एम्प्लॉयर बहुत बुरा होता है, एम्प्लॉय अच्छा होता है। मतलब नौकरी देने वाला बुरा होता है, नौकरी करने वाला तो बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक बहुत बड़े विचारक की थॉट बताता हूं, नाम है उनका मैकग्रेगर। उन्होंने कर्मचारियों को 2 भागों में बांटा, एक्स ग्रुप कैटेगरी और वाई ग्रुप। 2 टाइप की उन्होंने कैटेगरी रखी। एक्स वालों के लिए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है काम कराने के लिए, जिनके लिए कैरेट एंड स्टिक मॉडल बना है। या तो इन्हें प्यार से काम करो या डांट के काम करो, ये आसानी से काम नहीं कर पाते, यानी ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। अर्थात कर्मचारियों के भी अपने आप में 2 प्रकार हैं। एक ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें काम कराने के लिए आपको पुश करना पड़ता है कि बेटे काम करो, आपका ये टाइम है, इतने समय में आपको ये काम करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। वो उसी से प्रेरित होता है। और एक ऐसा कर्मचारी होता है ग्रेगर के अनुसार, जिसको सेल्फ मोटिवेटेड कर्मचारी कहा गया, वाई कैटेगरी में डाला गया। और उसने ये कहा है कि ये कर्मचारी खुद से ही वर्क सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। इसे पता है कि मेरा काम ही मेरा मालिक है, मेरा मालिक नहीं है, मेरा काम मालिक है। अगर मैंने काम के लिए काम किया तो मालिक स्वतः ही खुश रहेगा, कंपनी ग्रो करेगी तो मेरी ग्रोथ होगी। मेरी ग्रोथ के लिए मालिक को खुश करना जरूरी नहीं है, काम को पूरा करना जरूरी है। इसके लिए अपने इंडिकेटर्स हैं कि मैंने काम पूरा किया, कंपनी ऑटोमेटिक चलेगी। और जो एक्स कैटेगरी में बैठा हुआ कर्मचारी है, वो चाहता है कि मालिक जाए भाड़ में, कंपनी हमेशा बुरी होती है, मेरा सुख सुविधा कैसे हो। इसका बहुत जीवंत उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इन न्यूज कटिंग्स को देखना, जानकर आप खुद से हैरान हो जाएंगे। कोरोना काल में भारत जैसी इकोनॉमी सर्वाइव करी क्योंकि हम ऑलरेडी टर्शरी इकोनॉमी में जा चुके थे। मतलब हम सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से बढ़ चुके थे। हमारे घर के अंदर बैठकर काम करने की सुविधा उपलब्ध थी, घर के अंदर बैठने की सुविधा उपलब्ध थी, मतलब वर्क फ्रॉम होम उपलब्ध था। ना जाने कितने ही कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करने घर चले गए, लेकिन जब घर पहुंचे तो किसी भाई साहब ने उनको सलाह दे दी कि भाई आप घर पर तो हो ही, एक काम और ले लो, मालिक को पता नहीं चलेगा। ये एक्स टाइप के कैटेगरी के लोग थे जिन्हें यह समझ में आया कि मालिक तो देख ही नहीं रहा है, तो क्या करें। मालिक ने जो कैमरा लगा रखा था अब तो गायब हो गया, अब क्या करें। उन्होंने शुरू कर दिया मून लाइटिंग। ये खबरें उठाकर देखिए जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। Employed in a organization full time and be moonlighting on the side, or is this completely unacceptable? That's what trend in which people take up a second job to increase their income is technically known as moonlighting. हाल ही में आईटी सेक्टर में मूनलाइटिंग के बढ़ते चलन को धोखाधड़ी करार दिया है। इतने सारे कर्मचारियों ने घर जाकर के किसी और कंपनी का काम अपने साथ ले लिया। हर व्यक्ति घर जाकर अपने आप को टैलेंटेड समझने लगा कि अब तो मैं काम घर से भी कर सकता हूं, फैमिली मैनेज कर सकता हूं, दूसरी कंपनी का काम भी ले लेता हूं। फाइनली हुआ बर्नआउट, वो फट गया तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी घटने लगी। परिणाम ये निकला, कोरोना खत्म होते ही बहुत सारी कंपनियों ने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम बंद कराया, ऑफिस बुलाया, और बहुत सी कंपनियों ने ऐसे लोगों को जो मून लाइटिंग कर रहे थे, यानी घर बैठ करके किसी और कंपनी को सेवा दे रहे थे, उनको नौकरी से फायर किया। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भी उतना ऑनेस्टी से काम नहीं करता जितना एम्प्लॉयर से हम अपेक्षा रखते हैं, तो संभवतः यह बात आपको समझने में आसानी होगी। फिर अंत में कंक्लूजन यह निकलता है कि सर आपकी सारी बातें सुनकर यह लग रहा है कि आज जितने भी प्रकार की क्राइसिस हो रही हैं, इसके लिए या
तो हम जिम्मेदार हैं, मतलब कि एक तरह से हमारा समाज जिम्मेदार है, और रहा सहा एम्प्लॉय खुद जिम्मेदार है। आपने तो हमें सेल्फ पिटी कर दिया, हम सेल्फ डाउट में चले गए। इसका मतलब सब तरफ सब सही है, सरकार सही है, देश सही है, कंपनी सही है, मालिक सही है, बुरे हैं तो हम हैं। अजी नहीं साहब, मैंने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है कि हम आत्म अवलोकन भी करें। हम गाली देने के लिए सामने की तरफ बैठे मालिक को खोज सकते हैं, सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन यह भी पकड़ें कि आज हमारी स्थिति कंपैरिजन करने के नाम पर एप्पल इज इक्वल्स टू पाइनएप्पल करने की नहीं है। पहले भारत को उनके बराबर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नारायण मूर्ति का 70 घंटे का जो कंटेक्स्ट था वो केवल यह नहीं था कि आया 70 घंटे काम करो, लोगों ने उसके ऊपर धरने दे दिए कि देखो वहां तो वीक में 5 दिन काम करा रहे हैं, वहां तो वीक में 4 दिन काम करा रहे हैं, हमारे यहां तो यह हो रहा है। अजी हमारे यहां इतना बुरा हाल है कि हमारे यहां पर फक्र इस बात का होता है कि हम लेबर भर के इजराइल नौकरी करने भेजते हैं, ताइवान से समझौता करते हैं, जर्मनी को कर्मचारी भेजने की बात करते हैं। भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। अरे हमें तो घमंड इस बात का होने लगा है कि हमारे ही देश से निकले हुए लोग अमेरिका में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। अरे आसान भाषा में वो वहां जाकर बड़े वाले नौकर बने हुए हैं, भले ही पढ़े आईआईटी से हों, लेकिन कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाए, जाकर के वहां किसी बड़ी कंपनी में नौकर बने। हमारी नौकरी और हमारा नौकर बनना हमारी मानसिकता बन चुका है। मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति में दिमाग में यही घुसाया था कि बड़ के बाबू चाहिए, आईएएस भी बन गया तो वो बड़ा बाबू ही बनेगा। उसकी थॉट में होगा कि वो काम करने के लिए पैदा हुआ है, उसके दिमाग में ये थॉट आएगी नहीं कि वो एम्प्लॉयर वाली साइड से भी सोचे कि मेरे पास 10 आदमी काम करें तो मेरी थॉट क्या होनी चाहिए। वो हमेशा एम्प्लॉय के नाम पर ऊपर वालों को क्रिटिसाइज करने की ही थॉट डेवलप कर चुका है। और जो लोग इस बात को समझ गए हैं कि हमारा यहां से सही काम नहीं हो सकता, वो देश छोड़कर दूसरे देश में जा चुके हैं। ब्रेन ड्रेन की इन खबरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना जाने कितने ही लोग भारत से जाकर दूसरे देशों में बसने लगे हैं और यहां से सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने लगे हैं। It's a club that has 38 members, including the US, France, Germany, Italy and Canada. These are also the go-to countries for migrants. भारत के कई लोग विदेश में रहते हैं और अब तो कई लोग वहाँ के नागरिक भी बन रहे हैं और उसके बदले भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। भारत के लाखों लोग हर साल देश छोड़कर विदेश जाते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। कई लोग तो भारत की नागरिकता भी छोड़ देते हैं, क्योंकि समझ आ चुका कि यहाँ तो नौकर ही बन के रहना होगा, नौकर के अलावा हमसे कुछ और नहीं होगा। ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा एक अन्य पर्सपेक्टिव था जो मैंने आपको वर्क लाइफ बैलेंस पर दिया, टॉक्सिक वर्क कल्चर पर दिया। अंततोगत्वा आप यही जानना चाहेंगे ना कि आप तो हमारे साथ ही नहीं हैं, आप उन लोगों के साथ नहीं हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिनके साथ गलत हो रहा है उनके लिए पूरा समाज खड़ा है, लेकिन फिर भी जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ भी अब चर्चा कर ली जाती है। फाइनली कंक्लूजन फेज में पहुंचते हैं, जिनके साथ बुरा हो रहा है वो बचने के लिए क्या करें। आज जितने भी आइडेंटिफाइड सेक्टर्स हैं, चाहे वो आइडेंटिफाइड के नाम पर मजदूर हो जो मिल में काम कर रहे हो, टीचर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, इन सब के कुछ ना कुछ एसोसिएशंस बने हुए हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले किसी कंपनी का एसोसिएशन है, यानी कि कोई ग्रुप बना हुआ है जहां से वो अपनी मांग को उठा सकें। आज आप नौकरी छोड़ने की बात करते हैं, आपके पीछे 4 खड़े होते हैं जो आपके पद पर आना चाहते हैं। अरे हमारे देश में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हमारा शोषण हो क्यों रहा है, इसके पीछे का बड़ा कारण यह है, आप जब कंपनी के अंदर यह हूल देते हैं कि मैं चला जाऊंगा, तो आपके पीछे बैठा जूनियर कहता है सर चले जाओ कि मैं कम पर काम कर लूंगा, जो आप काम कर रहे हो उसको तो मैं आधे में ही कर लूंगा। हमारे देश की तुलना अगर विकसित राष्ट्रों से करते हो तो ऐसे करो कि वहां पर काम ना करने पर भी उतना पैसा मिलता है कि ना जाने कितने इजरायली और रशियन इंडिया के गोवा के बीच में और बनारस के घाटों पर आकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिला हुआ है। हमारे देश के अंदर काम करना मजबूरी है और उनके लिए वो इच्छा है, वो काम करना चाहते हैं तो बढ़िया से करेंगे और नहीं तो छुट्टी करेंगे। हमारे देश में घर के रोटी कपड़े मकान के लिए काम करना हमारी मजबूरी है। अगर नहीं करे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद के सपने कैसे पूरे करेंगे। मैस्लो का जो 5 लेयर थ्योरी है उसमें हम रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी जरूरत पूरा नहीं करेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमको कर्मचारी बनकर सोचना है तो यह समझना होगा कि पहले हम अपने काम में इतने सिद्धहस्त हो जाएं कि आपको रिप्लेस करने से पहले दूसरा व्यक्ति 10 बार सोचे कि आपका रिप्लेसमेंट उपलब्ध नहीं है। तो पहली सीख, अपने आप को बहुत मजबूत करें। दूसरा, कर्मचारी मालिक अगर आपको सोचे कि हटाना है तो वो 10 बार सोचता रहे। दूसरी बात,
काम का और लाइफ का बैलेंस स्थापित करें। काम को उतना ही लें जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपके अंदर उतनी कैपेसिटी हो कि आप 16 घंटे काम करें या 18 घंटे काम करें, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स जब सेलेक्ट होते हैं तो टीवी इंटरव्यू में जाके बोलते हैं मैं तो 15-16 घंटे पढ़ा करता था। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि मैं इतने घंटे काम किया करता था। अरे साहब, उनकी बातों को सुनकर अपना जीवन बर्बाद मत करिए, उनके साथ क्या है मत जानिए। बहुत प्रैक्टिकल हुई कि जीवन में सोना भी जरूरी है, अपने लिए खेलना भी जरूरी है, तभी जाके दिमाग स्वस्थ रहेगा और उसमें चीजें रिटेन होंगी। हर किसी के पास समान टैलेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपके दोस्त को जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बोलते ही समझ में आ गई हो, और हो सकता है कि किसी अन्य दोस्त को मेरी इन बातों को सुनने के लिए 0.75 पर मेरा वीडियो चलाना पड़े। सबकी अपनी कैपेसिटी है, सबकी अपनी रैम है, उस रैम की अपनी पोटेंशियल है। सबको बराबर नहीं कर सकते, और जब सबको बराबर नहीं कर सकते तो यहीं पर कंपैरिजन खत्म कर दीजिए। यह मत कहिए कि चाइना वाले इतने घंटे काम करते हैं, अमेरिका वाले इतने करते हैं, हम इतना करते हैं। आपका काम है, आपको कितने घंटे करना है डिसाइड करिए। एज एन यूट्यूबर, बहुत से यूट्यूबर दिन भर में 2 घंटे ही वीडियो रिकॉर्ड करते होंगे, लेकिन पता चल रहा है कि उस 2 घंटे की रिकॉर्डिंग में 16-16 घंटे वो थॉट में ही है। नहाते धोते घूमते फिरते थॉट में है कि मुझे बोलना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे लिखना क्या है, मुझे दिखना कैसे है। ये सारा काम का ही प्रोसेस है। हाल ही के समय पर भाविश अग्रवाल ने अपने एक पॉडकास्ट में बोला कि मैं 16 घंटे काम करता हूं। लोग मजे ले लिए कि ओ भाई साहब, आपका पॉडकास्ट भी काम करना ही है क्या? हाँ भाई, उसका ये पीआर है। वो 2 घंटे आपको यहां पर पॉडकास्ट में दिख रहा है क्योंकि वो उसके पीआर का हिस्सा है। उसको जितना जानोगे ओला में उतना इंटरेस्ट लोगे, और जितना ओला में इंटरेस्ट लोगे उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। आज शाहरुख खान हो या फिर अलख पांडे, ये सब बड़े बड़े चेहरे बनकर अपनी कंपनियों को ही बड़ा बना रहे हैं, इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ये बात अगर आपको आसान भाषा में समझ में आती है तो आप इनका खेल भी समझ जाएंगे कि 2 घंटे बैठ के वो बकवास नहीं कर रहा था, वो बैठकर अपना ब्रांड वैल्यू बना रहा था कि कल को मेरे इस चेहरे को देखकर लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, जानेंगे कि ये IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ लड़का है जिसकी 22वीं रैंक थी। ये वो व्यक्ति है जिसने यूनिकॉर्न 5 साल में ही बना दिया था, दूसरी कंपनी लिस्टेड करा दी थी बहुत ही कम साल में। ये भारत के लिए मेक इन इंडिया को पूरा करने वाला, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाला भारतीय है। विश्व में सबसे ज्यादा स्कूटर बनाने वाला व्यक्ति। आप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगेंगे, आपके मन में तमाम प्रश्न आने लगेंगे तो एक नेगेटिविटी भी आएगी कि देखो इसके स्कूटरों में तो आग लग रही है, लेकिन वहां वो बैठकर कह रहा है कि मैं तो 18 घंटे काम करता हूं। आपके मन में एक पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे पीएम के बारे में बोलते हैं, पीएम साहब 15-16 घंटे काम करते हैं। पीएम 15-16 घंटे फाइलों पे साइन नहीं करते, वो जो कर रहा है वो भी अपने आप में ही काम चल रहा है। इसका मतलब हर चीज को बराबर मत करिए। डॉक्टर बैठ करके अपनी ऑफिस में, हाल ही के समय पर कोलकाता के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब अभी दुर्घटना घटी थी, तब डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट किस बात पर हुआ था? किस समय का पता ही नहीं है। पता चल रहा है पूरे पूरे दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, वहीं सोना है, वहीं खाना है, वहीं पर मरीज देखने और चले आना है। उनका सोना खाना भी काम में ही काउंट हो रहा है, क्योंकि उन्हें कभी भी उठाया जा सकता है, वो फ्री नहीं है घर जाकर के बैठने के लिए, यानी कि राइट टू डिस्कनेक्ट लागू नहीं होता। इज देयर एनी लॉ दैट टेल्स यू दैट अ डॉक्टर should sleep these many hours or work these many hours? Let's not forget, these doctors are spending 36 hours in a hospital and more often than not conducting surgery. फिर आप पूछेंगे कि डॉक्टर कैसे कहते हैं कि वो 16 घंटे काम करते हैं? अरे भाई साहब, 16 घंटे काम करने का मतलब है कि उनका हॉस्पिटल में रहना। आप कह रहे हैं सो तो रहे हो, खा तो रहे हो, मोबाइल देख तो रहे हो। अरे भाई, तो अगर ऐसा है ना तो 6 घंटे उनको हॉस्पिटल में रखो, बाकी घंटे मोबाइल बंद करके घर से बाहर घर जाने की कह दो। इसका मतलब काम करना और काम के लिए उपलब्ध होना, यह भी काम की ही एक दशा होती है। इस तरह से मैं अगेन बोल रहा हूं, एप्पल इज इक्वल टू पाइनएप्पल नहीं होता। आप मजदूरों की तरह की देखो, मजदूर 9 बजे पराती उठाता है, 6 बजे छोड़ देता है। काम तो इसको कहते हैं? नहीं भाई, काम इसको बिल्कुल नहीं कहते हैं। एक चित्रकार, एक किताब लिखने वाला राइटर, आपको लगता है कि वो राइटिंग करने लगे, 300 पेज की एक किताब लिखने में मुश्किल से उसे 2 दिन लगेंगे, फिर साल भर उसने कैसे ले लिया? फिर काम के नाम पर उसने क्या किया? कहीं और जाकर के क्या बड़ा पाव बेच रहा था क्या? नहीं, वो उस थॉट प्रोसेस में था कि मुझे यहां क्या लिखना है, मुझे कैसे लिखना है, मेरी चीजें लैंड कैसे करेंगी। हो सकता है उसके लिए उसे वर्ल्ड टूर करना पड़ रहा है। टूर करना उसका जॉब है भाई। इसका मतलब साफ है कि आपकी जर्नी इटसेल्फ काउंट की जाती है। कुछ लोग अज्ञानतावश इस जर्नी की मजाक बना लेते हैं। खैर, हम उन लोगों पर नहीं आते, फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो हम करें क्या? वर्क लाइफ बैलेंस करें, अपना पोटेंशियल पहचान ले कि मैं इतना ही कर सकता हूं। जब मेरा पोटेंशियल पता है तो जॉब जब मांगने जाओ तो अपना पोटेंशियल बता के आओ, डींगे मत हाको, कतई नहीं। ऑटोमेटिकली आप अपने आप दबाव में चले जाते हैं, क्योंकि आप बड़ी बड़ी फेंक आते हैं कि
कि मैं ये सब करना जानता हूं। आप इस बात पर पक्ष विपक्ष तमाम निकालने में आगे बढ़ता हूं। साथियों, आज दिल्ली, एनसीआर जैसी जगहों पर या फिर कैपिटल सिटीज या फिर बड़ी जो हमारी मेट्रो सिटी है, वहां पर पॉल्यूशन, ट्रैफिक, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे लोग बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं। बेंगलोर में रहने वाला व्यक्ति एवरेज 2.5 से 3 घंटे ट्रैफिक में बिता रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला व्यक्ति सांस लेकर अपने जीवन के कई साल जीने में कम कर रहा है। उसका इरिटेशन उसके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। न्यूक्लियर फैमिली, घर परिवार से दूर रहना, किचपिच के बीच में रहना, तमाम प्रकार के वो फैक्टर्स हैं जिनसे वो तनाव में है। तनाव राहत के लिए आपको शारीरिक व्यायाम जैसी चीजें, आपके लिए आवश्यक है योगा, मेडिटेशन, बॉडी वर्कआउट। इन चीजों को करिए। खाने में बहुत संयमित जीवन बिताइए। लेट नाइट तक जागना छोड़िए। काम में अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस लादना छोड़िए। दुनिया के सामने अपने आप को हमेशा गुड गाय बनाना छोड़िए। विश्वास करिए कि आप जैसे हैं, अगर लोग इसी तरह का स्वीकार करते हैं तो वो आपके अपने हैं, अदरवाइज फिर वो किसी काम के नहीं हैं। उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग आज से इस बात पर मंथन करेंगे कि हमने जो अपने बच्चों को दिया, क्या वो वास्तविकता में हमारी अपेक्षाएं थी या हमारे बच्चे की काबिलियत थी। अवश्य विचार करिएगा। आज अगर आप वर्क में हैं तो खुद से विचार करिएगा, मैंने मेरे पोटेंशियल के हिसाब से तनख्वाह मांगी थी या पोटेंशियल से कम तनख्वाह देकर मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और अगर आपके साथ यह काम हो रहा है तो फिर बेहतर है कि आप उसकी जगह कोई दूसरा विकल्प तलाशें और एम्प्लॉय बनने के स्थान पर एम्प्लॉयर बनने का काम तलाशें। मोदी जी ने एक बात पकौड़ा बनाने की बात कह दी थी, लेकिन भाई साहब मजाक बहुत बनी थी। मैं एक सच्चाई बताता हूं साथियों, पकौड़ा बनाने के लिए तो मैं प्रेरणा आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक कर्मचारी, एक नौकरी करने वाले आदमी से अच्छा उसको मानता हूं जो 10 लोगों को किसी ठेले पे नौकरी देके रखता है। मैं उसे अच्छा मानता हूं जिसने हमारी देश की इकोनॉमी में इस तरह से योगदान दिया है। हो सकता है ये मेरा पर्सनल टच हो, पकौड़ा भले ही मैं प्रमोट ना करूं, लेकिन फिर भी मैं उस आदमी को जो टेंट हाउस की दुकान चला रहा है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान चला रहा है, जो लोगों के लिए कैटरिंग सर्विसेज चला रहा है, शादी के अंदर मैनेजमेंट संभाल रहा है, मैं उन्हें बहुत कारगर मानता हूं। ये मेरा परसेप्शन हो सकता है, आपका क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सकता है बहुतों को आज ये सेशन बहुत बुरा लगा हो, उसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन बेबाक बोलने के लिए आपने मुझे साहस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों से जरूर इसे साझा करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने टाइमलाइन पर लगाएं, अपनी स्टोरी बनाएं और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।